काट दिया था चूहा वगैरह। देखिए वो अकबर के बारे में पढ़ा रहे थे। किसके बारे में? अकबर के बारे में पहले भी बता दिए थे आपको सारी चीजों के बारे में। अकबर जो था उसके हमने भूमि सुधार वगैरह के बारे में बता दिए थे। उपज का कुछ परसेंटेज देना था तो कनकूत प्रणाली, उसमें कभी कभी चोरी का डर था, और नाप के आधार पर टैक्स फिक्स कर दिया जाता था तो उसे जाप्ती प्रणाली। लेकिन सबसे बेस्ट तो था आईने 10 साल, 10 सालों का एवरेज निकाल के टैक्स लिया जाता था। आईने 10 साल सबसे बेस्ट कौन था? आईने 10 साल। आईने 10 साल जमीन की क्वालिटी के आधार पर पोजल भूमि, परती भूमि, चाचर भूमि, बर्जर भूमि, ये क्वालिटी के आधार पर था। और अकबर के पास जो सरकारी जमीन थी खालसा भूमि, जो अपने मनसबदारों को सैलरी में देता था उसे जागी भूमि, एक्स्ट्रा भरपाई के लिए देता था उसे पैबाकी भूमि, और मदद के लिए देता था मददे मास भूमि। सबसे ज्यादा उसके पास जो जमीन थी वो खालसा भूमि थी, जो सरकारी जमीन में थी। कल पढ़ा दिए थे सब, खालसा भूमि वगैरह बता दिए थे, आईने 10 साल वगैरह सब बता दिए थे। अकबर के दरबार में हर धर्म के लोग रहते थे, बताए थे। सिख गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन, जैन गुरु हरि विजय प्रभासुरी, ईसाई धर्म गुरु का नाम एका बीबी, पारसी में थे दस्तूर मेहर जी, दस्तूर मेहर जी, हिंदू धर्म में पुरुषोत्तम दास टंडन, पुरुषोत्तम दास टंडन थे यहाँ पे। इस्लाम धर्म में शेख सलीम चिश्ती, अपने बेटवा जहांगीर का नाम क्या रखा? सलीम। अब पूरा सलीम नाश दिया साम्राज्य, साम्राज्य नाश दिया कौन? सलीम। कोई दिक्कत? उसी को क्या कहते हैं? जहांगीर। अकबर के पास नौरत्न भी रहते थे। अकबर के यहाँ क्या रहते थे? नौरत्न। तो अकबर के नौरत्न भी बहुत थे। लेकिन देखिए हम आपको पढ़ाए हैं गुप्त काल, याद कीजिए भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है गुप्त काल को, गुप्त काल को, क्योंकि इसमें हर क्षेत्र में विकास हुआ था। हर क्षेत्र में क्या हुआ था? विकास हुआ था। चाहे महिलाओं की स्थिति देख लीजिए या किसी को भी, तो विकास हर क्षेत्र में हुआ था। थोड़ा बहुत एक चीज ये कह सकते हैं कि जो दलितों के साथ मतलब शुरू से उनके साथ भेदभाव किया है, उनके सबसे बड़ा चीज क्या छीन लिया ना उनसे? एजुकेशन। एजुकेशन छीन लीजिएगा ना किसी चीज में तो बड़ा वो अपना अधिकार नहीं ले पाएगा, और उसको जहां भी थोड़ा सा अधिकार मिलेगा या तुरंत ट्रांजिशन फेज में रहेगा और अधिकार मिलेगा नहीं, अब लड़ने की कोशिश करेगा अधिकार छीनने के लिए। और अगर एजुकेशन मिलते गया तो उसको सोच समझ में आ जाएगी, अच्छा लड़ना इनसे है, ठीक है इन्हीं से लड़ेंगे। लेकिन अभी काहे लड़ेंगे? पहले बैकअप में रेडी हो जाए। इसलिए देखिए पढ़ा लिखा आदमी ना अपने हिसाब से लड़ाई लड़ेगा। अगर एजुकेशन छीन लीजिएगा ना, तनी से उताला कीजिएगा तुरंत लड़ जाएगा। समझ आया कि नहीं आ गया? तो एजुकेशन गुप्त काल में जो शासक थे चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय, इन्हीं को चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य कहा जाता है। विक्रमादित्य शकों को पराजित करके कौन सी उपाधि धारण कर लिया? विक्रमादित्य। इनके दरबार में भी 9 रत्न रहते थे, बट वो 9 रत्न किस भाषा के थे? संस्कृत के। लेकिन अकबर के दरबार में जो 9 रत्न रहते थे वो अलग अलग क्षेत्र के थे। अकबर जो था, अकबर इसके दरबार में जो 9 रत्न रहते थे, ये 9 रत्न क्या थे? अलग अलग क्षेत्र के थे। क्या थे? अलग अलग क्षेत्र के थे लोग। 9 रत्न जो थे अलग अलग क्षेत्र के थे। किसी को दिक्कत? कोई उर्दू जान रहा है, कोई सेनापति है, कोई कुछ है, तो इसके 9 रत्न कोई फिक्स नहीं थे अकबर के कि केवल और केवल किसी एक भाषा के जानकार हो। 9 रत्न में अगर आप देखेंगे तो इसके सेनापति के रूप में 9 रत्न थे मान सिंह, मान सिंह 9 रत्न थे मान सिंह। अकबर ने सर्वाधिक युद्ध किसके नेतृत्व में जीता? मान सिंह के नेतृत्व में। तो ये 9 रत्न थे, लेकिन क्या थे? सेनापति। सेनापति मान सिंह के नेतृत्व में सबसे ज्यादा क्या जीता गया? युद्ध जीता गया। अभी जब आप 62 में अकबर का आमेर अभियान पढ़ेंगे तो वहां राजा भारमल से युद्ध करेगा और राजा भारमल की बेटी से विवाह करेगा। राजा भारमल के बेटा भगवान दास, उनके बेटा कौन? मान सिंह। समझ में आ गया कि नहीं? तो मान सिंह जोधाबाई को बुआ बोलेगा, उनका भतीजा लगेगा। जोधाबाई का क्या लगेगा? भतीजा। भतीजा मान सिंह। इनके नेतृत्व में अकबर ने सबसे ज्यादा क्या जीता है? युद्ध जीता। तानसेन। तानसेन ये क्या थे भाई? संगीत। तानसेन संगीत। संगीत इनका असली नाम रामतनु पांडे। रामतनु पांडे। रामतनु पांडे असली नाम इनका क्या था?
रामतनु पांडे, ये ग्वालियर के रहने वाले थे। मध्य प्रदेश का शहर, वर्तमान मध्य प्रदेश के ग्वालियर के रहने वाले थे तानसेन। तानसेन के बारे में कहा जाता था कि जब संगीत में इनके इतना बेहतरीन थी कि कांच में दरार आ जाती थी। फ्रीक्वेंसी मैच करने पे होता है, कभी कभी कांच पे दरार आ जाती है यहाँ पे। उस समय के संगीतकार जो थे बिना फिल्टर के गाना गाते थे। आज तो फिल्टर उल्टर लगाता है तो तब हम लोग की तरह राग हो पाता है। हाँ तब भी हमारे जैसा नहीं होता है। मेरा आवाज ही एकदम उटपटांग है, वाइब्रेशन हो गया। यहाँ का जो होता है ना, जितना वोकल ग्लैंड वगैरह ये सब खत्म हो गया है। ताकि इतना कोई गला का इस्तेमाल करता है जी, हाँ ज्यादा यूज कर दिया आदमी यहाँ पे, ओवर टाइम एकदम। कांच में दरार ई कैसे पड़ जाएगा? अरे वो उस समय के गाना गाते थे सब, कमजोर कांच होता था पहले का। आज तो सोच रहा बुलेट प्रूफ हो गया कांच, गाँव ना गटई फट जाएगा, कांच को कुछ ना होगा। गोली मार रहा है तो कांच को कुछ ना हो रहा है। उस समय का कांच भी क्या होता था, कमजोर होता था। यहाँ म्यूजिक व्यूजिक नहीं ना होता था। आज तो गाना गा रहा है एक से एक, और उसमें खाली म्यूजिके भर दिया है गाना में। हाँ रैप सॉन्ग गा देता है। देखो ये कौन, ये सपना कुमारी कह रही है तानसेन की आवाज से कांच में दरार आती थी और आपका आवाज सुन के कान में दरार आ जा रहा है। अरे मेरा राग बजाय कान में एयरफोन लगा के क्लास कर रही होगी, लंबा क्लास करने के बाद बजाय कान में दरार आ जाता है। तो खाना पीना खाओ बबनी, खाओगी इतनी सब मैगी मैगी मैगी, दम रहेगा कुछ? हाँ हाँ गांव की महिला ये सब नहीं खाती इसे, गांव में नहीं खा। गांव में एकदम सवेरे एकदम बढ़िया खाएगी। हाँ मार बात, जब तक कोई ना देखे तब तक, देखने के बाद वो क्या है ये, हम ये नहीं खाते हैं। उसको ये मुझौसा चल गया हो, लिया हो खा लिया हो। तानसेन क्या थे भाई? संगीत। इनका आवाज थोड़ा थोड़ा हमसे मैच करता था। आगे बढ़े, तानसेन समझ में आ गया, मानसी। अब इसके बाद अकबर के सबसे करीबी जो थे बीरबल। बीरबल का असली नाम महेश दास, ये उनके प्रधानमंत्री के पद पे थे। महेश दास सचिव आप कह सकते, प्रधानमंत्री ना कह के सचिव। सचिव मतलब दिमाग देने वाला, सचिव। महेश दास क्या थे? महेश दास इनका असली नाम था। आगे बढ़े तो बीरबल के 3 नवरत्न ये हो गए। 3 गो और देखा जाए। हाँ 6 को ना देखना पड़ेगा जी। देखिए अबू फजल दीन इलाही के पुरोहित थे। अबू फजल के भाई फैजी। अबू फजल के भाई फैजी। और एक अब्दुल रहीम खाने खाना। बैरम खान का पुत्र अब्दुल रहीम। ये बताइए दीन इलाही के पुरोहित, दीन इलाही के पुरोहित थे अबू फजल। और ये साहित्यकार, अबू फजल के भाई थे और क्या थे? साहित्यकार थे। क्या थे? साहित्यकार। अब अब्दुल रहीम को कौन सी उपाधि? खान ए खाना। इन्हें अनुवाद विभाग दिया गया था। क्या दिया गया था? अनुवाद विभाग दिया गया था। याद रहेगा? बताइए
मानसिंह तानसेन बीरबल, मानसिंह तानसेन बीरबल, मानसिंह तानसेन अबू फजल फैजी अब्दुल रहीम, अबू फजल फैजी रहीम, अब्दुल फजल फैजी रहीम, अब्दुल फजल फैजी रहीम, अबू फजल फैजी रहीम, रहीम, रहीम को अब्दुल रहीम को कौन सी उपाधि? खान ए खाना, खान ए खाना। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। आगे बढ़े। अब और नवरत्न देखा जाए। अब कौन आएंगे बाबू? मुल्ला दो प्याजा और हकीम हुकाम और एगो टोडरमल। टोडरमल, टोडरमल इधर ही लिख देते हैं, नहीं इधर ही लिखते हैं। टोडरमल कौन दे? टोडरमल, टो होगा टो, टोडरमल। बताइए टोडरमल क्या थे? वित्त मंत्री, वित्त मंत्री। टोडरमल वित्त मंत्री, टोडरमल, टोडरमल वित्त मंत्री थे। इन्होंने ही आईने 10 साल लाया था। आईने 10 साल का सुझाव किसने दिया था? टोडरमल। आईने 10 साल, टोडरमल। अब देखते हैं मुल्ला दो प्याजा, मुल्ला दो प्याजा, प्याजा, मुल्ला दो प्याजा। और एक थे हकीम हुकाम, हकीम हुकाम। ये कुक थे। क्या थे? कुक मतलब बावर्ची। और ये कॉमेडी करते थे। मुल्ला दो प्याजा क्या करते थे? कॉमेडी। हकीम हुकाम कुक, बावर्ची मतलब कुक। खाना वाना बनाना, मुगलों का खाना खाना मतलब उन राजा महाराजा का खाना समझते हैं ना, बहुत सब वीआईपी खाना खाता है। और मुगल सब जो थे मांसाहारी थे, मांसाहारी। तो मांसाहारियों में वैरायटी और ज्यादा भयानक ले आ देगा सब। और ऐसे शाकाहारी में दिखेगा तो रहेगा तो पनीर हो के चाहे जेंगन बनाइए, रहने वाला पनीर है। कब भूज देगा, पीस देगा, कब वो फ्राई करके देगा, रहेगा वो पनीर। नहीं समझे? पनीर। और न तो मशरूम, आजकल मशरूम बड़ी फेमस हुआ है। पनीर, कटहल, मशरूम, मंचूरियन। वीगन चिकन। देखो नॉनवेज कटहल उन्हीं को लगता है कि चिकन का बराबरी कर सकता है जो चिकन नहीं खाया है। जो दोनों खाया है, कटहल भी खाया है चिकन भी खाया है, उससे पूछो बराबर है? हाँ। अब आप नहीं खाए रहेंगे तो अब अलग होता है। लेकिन अब कोई नहीं खाता है तो आप उसे जबरदस्ती नहीं कर सकते। लेकिन नॉनवेज खाने वाले जो होते हैं सब ना, केहू को नहीं कहते हैं कि तुम शाकाहारी गड़बड़ हो। शाकाहारी लोग कहते हैं लोग ना कि तुम नॉनवेज खाता है। बताओ, तुम नॉनवेज खा रहा है, तुम ही लोग कल की अवतार कराएगा। शाकाहारी लोग जो होता है, देखो मांसाहारी को आप उसको कुछ नहीं चाहिए, चावल चिकन या मटन दे दो, एक सलाद दे दो, कोनो कोना दे दो, बैठ के खा के चल जाएगा, खड़े खा के चल जाए, उसको कोई मतलब नहीं है। इस शाकाहारी में बड़ी बनाना पड़ता है, बाप हो बाप। मतलब उसका ही जो खुदरा खुदरी नट बोल्ट वाला आइटम हुआ 40 30 15 20 को हो जाता है। सलाद, पापड़, अचार, चटनी, मिर्चा भूज के रखो, ये करो। नहीं समझे? अच्छा, साउथ वगैरह में इडली उडली खा के लोग रह जाते हैं। हमको ऐसा लगता है कि इडली मतलब इडली से हम लोग का पेट न भरेगा। सर आप वेज हैं या नॉन वेज? दोनों।
वेज नॉन वेज दोनों है। चलिए अब नवरात्रि और सावन में कंप्लीट शाकाहारी हो जाता है, समझ में क्या? जैसन देश वैसन भेष। हाँ, वेज में दही चूड़ा सब्जी, दही चूड़ा के साथ सब्जी। पता नहीं। अरे एक बार है ना, एक सुनो ना, हम एक शादी ब्याह में, नहीं आदमी जाता है, कोई परिचित की शादी रहती है तो ज्यादा, शादी ब्याह में गए तो हमको खाने के लिए जो मिला हम अचंभित रह गए। घड़ा, मिट्टी के घड़ा में ना रसगुल्ला लेके आए लोग, सफेद वाला रसगुल्ला, और एगो प्लेट। प्लेट बारात में कैसा होता है, ललका कुर्सिया रहता है और 2 कुंटल वाला टेबलवा होता है, सोचो मोटका लकड़ी का, लगता है हाथी चढ़ जाए तो कुछ ना होने वाला है। समझे में नहीं तो खाना खिलाने के लिए बनाया है कि बहुत उस पे दिया, और मिट्टी के घड़ा में से चम्मच से रसगुल्ला निकाला सफेद वाला, और 8-10 रसगुल्ला मेरे सामने प्लेट में रख दिया, और हमको समझ में नहीं आ रहा था कि करना क्या। उसके बाद एक और प्लेट आया, उसमें इतना सब्जी रख दिया गया है, और हम चुपचाप देख रहे हैं, हमको कुछ पता ही नहीं चल रहा है। हमें लगा कि भाई सब्जी आया है तो पूरी आएगा, तभी तो पूरी सब्जी खाएंगे, और कुछ आइए नहीं रहा है। और उस पर सर शुरू कीजिए, हम कुछ इग्नोर कर रहे हैं, हम कैसे मांगे कि ना पूरी ले आके दो यहाँ पे। तो देखें कि बाकी लोग के लिए भी वही आया, रसगुल्ला सब्जी। अब बाकी आदमी ऐसे खाया, ऐसे सब्जी खाया, रसगुल्ला खाया, सब्जी खाया। हम भाई साहब ये तो हो गए जो काम, मतलब 10-15 रसगुल्ला खाओ और उसके बाद से मुंह मीठा ज्यादा हो जाए तो थोड़ा सा सब्जी खा लो, समझे मैंने। अब हम लोग 10-15 रसगुल्ला खाई जाएगा वो यहाँ पे। आई आजकल इतना लइकन का रिजल्ट हुआ, इसे शुगर पकड़ा देगा सब, हमरा रात रात तक मिठाई खिलाया है सब। हाँ, आप लोग के लिए अब सोचते हैं कि, लेकिन आप लोग इतनी ज्यादा संख्या में हो कि नहीं ना हटेगा जी, एक दिन बांट देगा। अच्छा रुको, तो जैसे प्रसादी कैसे दिया जाता है, उसका उस तरह से तो हटाइए देंगे हम लोग। तो अलग अलग जगह का खाना भी अलग अलग होता है, और उतना लोग 10, आप अगर जाइएगा मिथिला में तो वहां पे लोग 30-30 रसगुल्ला खा लेते हैं। हाँ, वहां का भोजन ना, एक तो वहां पे जो भोजन कराते हैं लोग, तो उनका भोजन की वेराइटीज, मैथिली भोजन प्रसिद्ध है दुनिया में, उनके में ना एक तो वेराइटी भी ज्यादा रहेगी, ऐसा नहीं कि 2-3 को चीज खिलाएगा, वेराइटी ज्यादा, खाना एकदम शुद्ध रहेगा, इसमें कोई नहीं रहेगा कि आपको उटपटांग खिला दिया, और खाने वाले लोग भी पूरे एकदम उसी एक्सपीरियंस के रहेंगे, खाएंगे भी भरपेट। यहाँ पे एकदम बेहतरीन मिलेगा खाना आपको यहाँ पे। आप में जो मैथिली लोग होंगे उन लोग को आइडिया होगा बहुत अच्छा उनका। आप वो खाना खाते हैं ना तो उनके यहाँ जाएंगे तो खिलाएंगे भी वहां पे, ऐसा कहते हैं लोग कि फिर खाने पे भी एक बार चर्चा होती है। ब्याह शादी जब हो जाता है तो एक बार होता है कि भोजन क्या क्या रहेगा। हाँ, अच्छा वो लोग शुद्ध खिलाते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको उटपटांग खिला देंगे यहाँ पे। मछली, अच्छा मछली बड़ी डर लगता है। एक बार हमारे ना टॉन्सिल होता है ना, इसे मुंह खोलेंगे तो पूरा टॉन्सिल होता है, वो पता नहीं कैसे सोच रहा कटवा जाके उसमें फसल था। ओकरा बाद हमको डर लग गया। मछली उछली देखते तो प्रणाम। मछली वो मौसी उसी लगती है, बिल्ली मौसी लगती है ना, मछली चाची। आगे बढ़ते। टोडरमल मुल्ला दो पे आ जाओ, हकीम हुकाम खाना बनाता था, हकीम हुकाम, हकीम हुकाम। शाकाहारी को नहीं, राजस्थान में आप जाइएगा और गुजरात में, ये राजस्थान और गुजरात में आपको बहुत सारे शाकाहारी मिलेंगे लोगों। और राजस्थानी थाली और गुजराती थाली पूरे भारत में प्रसिद्ध है। 30-40 तो चीज उसमें रहेगा। यहाँ पे तो थाला रहेगा, वो थाली नहीं, कितना बड़का।
और उसमें छोटा 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 कटोरी रहेगा, सब चीज, तनी सा दाल, तनी सा, अच्छा वो ज्यादा कैसे देगा गधा कहीं के, ये बताओ। जिसको अगर 40-50 को वेराइटी का खिलाना है तो देर देर कैसे खिलाएगा। हम बिहार वाले ज्यादा ज्यादा क्यों देते हैं, हमारे पास वेराइटी उस टाइप का नहीं रहता है। समझ में आ गया। मैथिली लोगों को छोड़ दीजिए, मैथिली लोग के पास भाई वेराइटी का मत पूछिए, 10 किस्म का तो मिठाई खिला देगा आपको। वो मैथिली लोग का आप कंपेरिजन मत कीजिए वहां पे, उन लोग का खाना का एक अलग नेक्स्ट लेवल होता है उन लोग का, आज से नहीं वहां पे। और बाकी आप लोग ना जो जिनको आदत नहीं होगा ना, वो खा भी नहीं पाएंगे उतना वहां पे। जो ये लोग मैगी खाने वाली सब, मुल्ला दो प्याजा, प्याज बहुत खाता था, खाना के साथ 2 प्याज रहता था, उसका नाम मुल्ला से नाम रख दिया, मुल्ला दो प्याजा। कॉमेडी करते रहता था, मजाक, हंसी मजाक, व्यंग करते रहता था, तो उसका काम ही था व्यंग करना। तानसेन जो था संगीत सुनाता था, कॉमेडी। पहले राजा वगैरह स्ट्रेस दूर करने के लिए ना संगीत वगैरह सुना करते थे लोग। खुश रहना भी अपने आप में एक हेल्थ है। आप टेंशन देखिएगा, आप खुश रहिएगा तो एक पॉजिटिव एनर्जी आती है, उदास रहिएगा हर चीज में खराब होते रहेगा यहाँ पे। तो खुश रहना बहुत जरूरी होता है किसी भी इंसान के लिए। हम तो इसके लिए राजा महाराजा भी रहते थे, सब खुश रहते थे सब। आगे बढ़े। एक आदमी हमरा से कह रहे थे कि सर आप बहुत हंसी मजाक एकदम पढ़ाते हैं, कि किसी दिन क्लास में बैठिएगा ना आप, फिर पता चलेगा डिसिप्लिन क्या होता है। हंसी मजाक के जगह पे ही हंसी मजाक होती है, नहीं तो क्लास में बैठला के बाद भूल जाइएगा आपको कि हंसियो मजाक कुछ होता है। हंसला से पहले एक बार कंफर्म कीजिएगा अगल बगल वाला हंस रहा है कि नहीं। हंस रहे हैं हम भी हंस देते हैं, ना तो अकेले हंसते घिरा गए। तो हॉल नंबर उनको समझे में नहीं आ रहा था। अकेले कोई हंसता है जी, पागल घोषित कर देंगे उसको। अकेले हंसेगा तो पागल घोषित नहीं हो जाएगा। चलिए, ये नवरत्न लोग हो गए, बताइए तो। मान सिंह, तानसेन, बीरबल, अबू फजल, फैजी, अब्दुल रहीम, टोडरमल, हकीम उगाम, मुल्ला दो प्याजा। मुल्ला दो प्याजा। अब काम बताइएगा, मुल्ला दो प्याजा का काम क्या था? हाँ, कॉमेडियन था, हंसी मजाक व्यंग करता था। और मुल्ला हकीम उकाम को वित्त मंत्री टोडरमल, वित्त मंत्री टोडरमल, सेनापति टोडरमल, वित्त मंत्री बीरबल, सचिव। बीरबल का असली नाम, बीरबल का असली नाम महेश दास। तानसेन का असली नाम रामतनु पांडे। रामतनु समझ में आ गया कि नहीं? सबको याद हो गया? आपको कोकिला बेन, बस देखो बाका टीका मार लो इसे। लेकिन वो झगड़ा नहीं करती बेचारी, एकदम सीधा है। हाँ, ए तुम बताओगे कि झगड़ा कर, सबसे झगड़ा तुम ही है ना? झगड़ा 2 को झगड़ा से पूछेगा कि झगड़ा है तो ओकरा कहेगी नहीं, और वो झगड़ा से कुछ झगड़ा, दही के गवाही चिवरा। अब देखिए, हमसे बता दिए यहाँ पे मनसबदारी। देखिए मनसबदारी, मनसबदारी। देखिए मनसबदारी व्यवस्था जो थी अकबर ने प्रारंभ किया था, यह एक सैन्य और प्रशासनिक दोनों व्यवस्था थी। सैन्य और प्रशासनिक दोनों व्यवस्था थी। कौन सी व्यवस्था? मनसबदारी। अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था के तहत अपने पूरे मनसबदारों में एक पद बांट दिया था, और हर मनसबदार को अपने लिए कुछ सैनिक और घुड़सवार रखने होते थे। मनसबदार को क्या रखने होते थे? सैनिक और घुड़सवार। क्या हो गया, इसका तबीयत खराब? जय जय, इसमें तबीयत खराब किसका है? उसका है। हाँ, चलिए अब ध्यान देते हैं।
मनसबदारी व्यवस्था एक सैन्य व्यवस्था थी। हर मनसबदार को कुछ पैदल सैनिक रखने होते थे, कुछ घुड़सवार रखने होते थे। अलग अलग मनसबदारों की सैलरी अलग अलग थी। आपको सैलरी याद करने से कोई फायदा नहीं है। इन मनसबदारों को सैलरी के बदले में जमीन का मालिकाना हक नहीं दिया जाता था, बल्कि उस जमीन से उतना ही टैक्स वसूल के अपने पास रखते थे जितना कि इनकी सैलरी है, न कि पूरा जमीन का मालिकाना हक मिलता था। तो मनसबदारों को दो चीज, एक सेना रखनी होती थी, घुड़सवार रखने होते थे, और उनको जो वेतन न मिलके बल्कि उस एरिया का टैक्स वसूल के अपने पास रखते थे। सपोज किसी का वेतन 10 रुपया है, उस समय का 10 रुपया बहुत बड़ा चीज हो जाता था। 10 रुपये है और उसे कह दिया गया कि आप इस शहर का टैक्स वसूलिएगा। उस शहर से अगर वो 25 रुपया टैक्स वसूल के लाता है तो 10 रुपया बदले में क्या रखेगा, वेतन, और 15 रुपया राजा के राजकोष में जमा करेगा। राजकोष में क्या करेगा, जमा करा देगा। यहाँ पे समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो मनसबदारी व्यवस्था अकबर की बेहतरीन थी। अकबर के जितने भी मनसबदार थे वो लोग को जब अकबर बुलाएगा तो अकबर के पास अपनी पूरी सेना लेके आनी होती थी। तो दुश्मनों को लगता था कि अकबर की सेना है कितनी बड़ी। उसके बाद जब अकबर युद्ध के लिए जाता था ना तो अपने 50 को मनसबदार को बोल देता था। जैसे कोई भागलपुर के मनसबदार को बोलेगा आप लाइए क्या क्या है आपके पास, तो साहब 20 हाथी है, 150 घोड़ा है और 3000 पैदल सैनिक है, आ जाइए आप लेके। तो सारे मनसबदारों के पास अलग अलग, किसी के पास हाथी, घोड़ा, तीरंदाज, भाला मारने वाला सब रहते थे। सब इससे अकबर को जानते हैं फायदा क्या हुआ, दूगो, एक टैक्स वसूलने का झमेला गया अकबर के दिमाग से, उनकी सैलरी लेनी है, टैक्स नहीं वसूलोगे सैलरी नहीं गया। दूसरा, सेना रखना बड़ी बात नहीं होती है, सेना का मेंटेनेंस बहुत बड़ी बात होती है। वो डेली 3 टाइम खाना देना है उनको, हथियार की प्रैक्टिस डेली करानी, सरकार के बोझ हट गया है यहाँ पे। सरकार, अकबर बस मेन सेना रखता था, बाकी देखभाल कौन करता था, मनसबदार। अब घोड़ा रखना, और घोड़ा रखिएगा तो ज्यादा खर्चीला है। 4 व्हीलर रखने में कौन चीज जाता है, ढाप के रख दीजिए, खत्म। घोड़ा डेली खाएगा, अब बीमार पड़ेगा तो अलग, उस सबका डॉक्टर भी अलग टाइप का होता है। घोड़ा डॉक्टर को देख के उसको लगता है किडनैप करने आया है, हाँ, घुसियाने लगता है। एक को कुत्ता वगैरह होते हैं सब, कुछ कुछ बहुत कटाहा होता है सब वहाँ पे, और कोई कोई तो नॉर्मल होते हैं सब, उसको कोई दिक्कत नहीं रहता। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मनसबदारी व्यवस्था समझ में आ गया, कोई दिक्कत? मनसबदारी से अकबर को डबल फायदा हुआ या नहीं, टैक्स वसूलने का झमेला गया और इतनी बड़ी सेना का मेंटेनेंस का सरदर्द खत्म हो गया। मेंटेनेंस का सरदर्द खत्म हो गया। यहाँ पर मेंटेनेंस जो समझेगा वो देखेगा यहाँ पे मेंटेनेंस के लिए। आगे बढ़े। मनसबदारी व्यवस्था के बाद आते हैं राजपूत नीति। क्या देखते हैं, राजपूत नीति। अकबर की कौन सी नीति, राजपूत नीति। अकबर की राजपूत नीति जो थी दमन और समझौते पर आधारित थी। किस पर आधारित थी, दमन और समझौते पर आधारित थी। क्या होता है भैया ये दमन और समझौता? सबसे पहले अकबर क्या करता था, राजपूत शासकों से संधि के लिए आग्रह करता था। कहता था कि हम संधि कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, संधि कर लेते हैं। संधि कर लेते थे, जो संधि करते थे राजा, समझौता करते थे, उन राजा से कहता था कि आपसे आपका राज्य नहीं छीना जाएगा और ना ही आपसे राजा का पद छीना जाएगा। बस एक काम कीजिएगा, आप अपने नाम का सिक्का नहीं चालू कर सकते। सिक्का चलेगा तो मुगल का, सिक्का चलेगा तो मुगल का। समझ में आ गया? और दूसरा कि जितने राजा राजपूत शासक थे जो अकबर से संधि करते थे, अकबर उन्हें अपना मनसबदार बना लेता था। तो मनसबदार जब बना लेता था तो फायदा होता था राजा को भी, क्योंकि उसके बदले उसको कुछ सैलरी भी मिलती थी। लेकिन सोचिए, मनसबदार को तो बस सैलरी मिला, और जब हजारों मनसबदार के पास अपनी सेना की टुकड़ी थी, जब अकबर बुलाएगा सारे मनसबदारों को तो सोच रहे हैं कितनी बड़ी सेना हो जाएगी। तो राजपूत शासकों के साथ यही किया। लेकिन जिन लोगों ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं किया, अकबर उसके साथ युद्ध किया। अकबर क्या किया, युद्ध किया। तो पहले दमन करता था, फिर क्या करता था, समझौता करता था। तो उनसे उनका साम्राज्य क्या किया, रखा का कि आप राजा रहिए। अकबर ने देखा कि भाई ये लोग चाहते क्या है, तो कहा कि भाई इनसे इनका पद मत छीनिए, नहीं तो बवाल कर देंगे लोग। तो अकबर ने कहा ठीक है, आप राजा रहेंगे। सारे राजपूत शासकों से कहा आप राजा रहेंगे, आपका पद नहीं छीना जाएगा, बस आप सिक्का, मुगल सिक्का चलाइएगा। और दूसरा कि जब हमारी सेना की जरूरत होगी तो आप लोग को आना होगा, क्योंकि आप मेरे मनसबदार हैं। तो उसके बाद मनसबदारी, अकबर को भी फायदा हो गया यहाँ पर। और अकबर ने कहा कि हम, तो सब लोगों ने दिमाग लगाया कि भाई सब राजा रहेंगे तो आप, मतलब आप क्या है? तो कहेगा कि हम रहेंगे सम्राट, बादशाह,
क्या रह गए? बादशाह। तो अकबर खुद को राजा बोलता था, क्या बोलता था? बादशाह। और एक अकबर ऐसा आदमी था ना जो किसी भी व्यक्ति को बड़ा सोच समझ के दिमाग से चलता था, वो सॉफ्ट पावर था उसके पास। कहा कि राजपूत शासकों से कहा कि एक काम करो, इनको राजा का पद चाहिए, तो कहा कि ठीक है राजा दे दो, और अपने क्या रखा? बादशाह। बादशाह। लेकिन भारत में ना जो अहमियत राजा के नाम से आता है वो बादशाह के नाम पे नहीं आता है। तो अकबर ने कहा कि अरे बाप रे, ये तो गड़बड़ हो गया जी, लोग अभी भी राजा को ही बराबर समझ रहे हैं। तो अपने सेनापति को भी राजा का उपाधि देने लगा, जो अच्छा काम करता था उसको राजा की उपाधि दे देता था, राजा को उपाधि देने लगा। राजा का इतना ना आदमी को उपाधि बांट दिया ना, राजा कॉमन हो गया। अब पहले इन लोग से समझौता कर दिया था कि कहते कि नहीं हमसे राजा की उपाधि नहीं ली जाएगी, तो भैया ठीक है आप राजा रहिए। अब बाकी अपने क्या बन गया? बादशाह। राजा का पद कॉमन करने के लिए ना बढ़िया बढ़िया आदमी की उपाधि बांट दिया राजा की, एकदम आइए राजा साहब आइए, पता चला ये कौन सी है, तो नौकरी करता है, नाम है राजा साहब यहाँ पे। तो राजा के शब्द का दिमाग से चलता था अकबर, किसी से जबरदस्ती लड़ाई नहीं माना। अब वही औरंगजेब को देखिएगा, थुथुरे लेकर लौट जाता था जहां तहां, समझ में आए ना। हम लोग बिहार वाले लोग ना जुबान अपना खराब कर लिए, लोग करेंगे कुछ नहीं, धमकी देंगे दुनिया भर का, बहुते धमकी देगा सब, कॉमन कॉमन धमकी। इसलिए देखिएगा ना, सुबह कोई धमकी देगा तो लाश गिरा दे, तो शाम को बैठ के चाय पिएगा। ये सबसे खराब लगता है। कहाँ गया आपका आत्मसम्मान जी? आपको कोई धमकी दे रहा है, कोई गाली गलौज कर रहा है, फिर आप उसके पास चले जाते हैं बात करने के लिए। ये आत्मसम्मान कहाँ चला गया? यहाँ बोलिए कि हम बिहार वाले हैं, नहीं झुकते हैं, कहाँ गया ये सब आत्मसम्मान? यहाँ आप देखिएगा किसी से झगड़ा लड़ाई करे, फिर एक हफ्ता बाद अपने हो जाएगा। अगर करना है बढ़िया से तो कम से कम एक जन्म तो निभाइए, 7 जन्म मत कीजिए, एटलीस्ट एक जन्म तो निभाओ जब तक जिंदा हो, ताकि लगे कि नहीं भैया झगड़ा किसी से मत कीजिए, नहीं करना चाहिए, और अगर कर लिए हैं तो निभाइए। हाँ, कि रोज कोई ना कोई झगड़े करता है, कितना से छोड़ देंगे आप? तो पहले अपने को सुधारो कि रोज झगड़ा का नौबत ना आए। और दूसरी बात कि 140 करोड़ लोग रहते हैं भारत में, 100 से नहीं हो बोलोगे तो कितना कम होगा। ये चीजें नहीं होना चाहिए यहाँ पे, तू मैं यहाँ पे। एटलीस्ट मेल, जैसे आप लोग महिला लोग में कोई बहुत बड़ा झगड़ा नहीं होता है, वो छोटा मोटा तू मैं वाला होता है, बट वो भी अवॉइड किया कीजिए यहाँ पर। इन्हें कि सुबह झगड़ा करें शाम, ये सब चीज नहीं होना चाहिए। बिहार में ये बहुत बड़ी समस्या है कि आप प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे कि 2 आदमी बैठ के चाय पी रहा है तो आपको लगेगा बड़ा अच्छा दोस्त है, कल को कोई दिक्कत नहीं है वहां पे, वो अगर ऊपर हवाई फायरिंग मार के चल जाएगा, वो हवाई फायरिंग मार देगा। छोड़ दे तो आज हम मुंगेर वाला बंदूक हुआ कट्टा, 5 गोली के बाद मुंह में गल जाएगा। 5 गोली लाइन से पहले, 1 गोली मारने के बाद देखो कपड़ा लगा के खोलना पड़ेगा, नलिए गर्म हो जाता है यहाँ पे। गोलियां उसका फंस जाता है तो घींचना पड़ेगा, वो नहीं घिंचाएगा, कपड़ा लगा के घींचो, उसके बाद घींचे रहे तो गोलियां में फंस गए। फिर वो जानते हैं क्या लिए है यहाँ पे, यहाँ पर मेनली वो नक्सल वाला समस्या नहीं था। अपराध देखना है कश्मीर में, देखिए मार धड़धड़ा के 47 मार देगा, वो नक्सल देखिए यहाँ पर। पूर्वोत्तर भारत देखिए, मणिपुर में क्या हो रहा है। हमारे यहाँ मेनली क्या होता है ना कि हमारे यहाँ झगड़ा का उद्देश्य क्या है, हम लोग जो देखते हैं कि 10 आदमी के बीच में ना गुंडाई दिखाना, तो इसलिए हमारे यहाँ हथियार जो है ना मारने वाला से ज्यादा है ना हल्ला करने वाला, धाम से मारो हो भागो। दुकानदार जल्दी जल्दी अपना दुकान बंद करने लगा। एक ठेला वाले बेचारे का 1000-2000 रुपया की प्रॉफिट आती है, वो जल्दी जल्दी बंद करेगा, कोई दुकान वाला शटर गिराएगा, ये वो सब गिर जाएगा। जगह हमारा आगे कोई बोला, मैं सोचा तूने कचार के चल जाए वही में, यहाँ समझा कि नहीं गया। अब फेंकेगा इजन, देह में दम ना रहेगा तो ना ही करेंगे। सोचा तो नहीं, एक टीबी उबी हुआ तो एक और से गल जाएगा। परेशान है हम लोग बिहार के लोग, ऐसा ऐसा बैल सबसे। आप लोग देखते हैं कि नहीं, अपने गांव में देखिएगा जो देर गुंडाई करेगा बस इतने लेवल का रहता है, अपने गांव में भर रहता है, चौराहा पे जइला के बाद दूसरा एरिया चालू हो जाता है। ये सब लक्षण तो एगो जानवर में होता है। आगे बढ़े।
अकबर की राजपूत नीति समझ में आ गई? दमन और किसकी नीति थी? दमन और समझौते की। अकबर की अब सैन्य नीति देखते हैं। अकबर की कौन सी नीति? सैन्य नीति। सेना की नीति लेके देंगे, मार धार कराएंगे अकबर को, फिर अकबर की जगह किसको लाएंगे? जहांगीर। अकबर की जगह किसको लाएंगे? तो पहले तो मार धार करा देंगे अकबर का। तो 1559 बोलेंगे, 60 61। 1559 में ग्वालियर। कौन सा अभियान? ग्वालियर। उसके बाद जौनपुर अभियान। जौनपुर अभियान, चुनार तथा मालवा अभियान। मालवा अभियान, इन लाइन से अभियान याद रखेंगे। रेडी हैं? ग्वालियर, ग्वालियर, अरे 61 होगा ना, 61 होगा यहाँ। ग्वालियर, जौनपुर, चुनार। ग्वालियर, जौनपुर, चुनार। ग्वालियर, जौनपुर, चुनार। याद करना बड़ा सिंपल है। देखिए ध्यान से, यहाँ पे अगर आप नक्शा में देखेंगे ना, तो यहाँ पे मिलेगा मध्य प्रदेश में ग्वालियर, यहाँ मिलेगा जौनपुर, और यूपी बिहार के बॉर्डर पे चुनार। यही चुनार के किला पे हारा था शेर हुमायूं। किसने हरा दिया था? शेर शाह। चुनार के किले के पास ना, चौसा नदी में, चौसा में इस चुनार के किला घेर रहा था यहाँ पे। तो बताइए, ग्वालियर, जौनपुर, चुनार। ग्वालियर, जौनपुर, चुनार। ग्वालियर, जौनपुर, चुनार। ये छोटे मोटे लड़ाई थे। ये कैसे लड़ाई थे? अब बड़ा बड़ा लड़ाई होगा। 62 में लड़ाई करेगा ये मेवाड़, ये आमेर। 64 में दुर्गावती से लड़ाई रहेगा। 67 में इसको लड़ाई होगा चित्तौड़ में। 76 में होगा फिर हल्दी घाटी होगा। तो अब बड़े बड़े लड़ाई की ओर बढ़ते हैं। ये सब छोटा मोटा लड़ाई था यहाँ पे। ग्वालियर 59, जौनपुर 60, चुनार 61। 62 में बड़ा लड़ाई होगा, आमेर। कौन सी लड़ाई? और जोधाबाई से क्या होगा? विवाह। उसके बाद अकबर क्या हो जाएगा? कोई देखिए, घर अगर किसी का अच्छा रहेगा ना, अगर घर द्वार कोई भी देश का जब गृह मंत्रालय अच्छा होता है ना, तो उसका विदेश मंत्रालय ऑटोमेटिक सही होने लगता है। लेकिन जब गृह युद्ध हो जाता है तो वह देश अफगानिस्तान हो जाता है, कभी आगे नहीं जाएगा। किसी भी विकसित देश को देखिएगा, उसका आंतरिक कलह नहीं होगा, इसलिए फुल फोकस किया रहेगा विदेशों पे। हमारे देश में देखिए आंतरिक कलह है, कभी जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, भाषा के नाम पे। हिंदी हम काहे एक्सेप्ट करेंगे? तमिल बोलेंगे, भले अंग्रेजी बोल लेंगे तो क्या हुआ, हिंदी ना बोलेंगे हम। साउथ इंडिया में लोग तो भाई तब समझ में आता है कि आप तमिल ही बोलिए, इंग्लिश भी मत बोलिए। तो हमें कोई, लेकिन ऐसा थोड़ी कि अब ब्रिटेन वालों सब अलग अलग विवाद रहते हैं। तो गृह विभाग जिसका सही रहेगा ना, आंतरिक, विदेश में बहुत आगे जाएगा। हमारे भारत में देखिएगा, घर घर में आंतरिक कलह है, घर घर में आंतरिक कलह भरल है। वो दू भाई का जहां बिया हुआ 1-1.5 साल के बाद देखिए यहाँ पे खाना बनाने के लिए, तो यहाँ हमारा सामान है, हमारा यहाँ हम रखते हैं, यही रखते हैं, वो रखते हैं। ये वो खानवा बनीला में पता नहीं कौन चीज रहता है। हाँ विद्यार्थी लोग, तुम लोग अपना खाना बनाना जानते हो लोग कि नहीं? एकदम बढ़िया बनाओ। हाँ देखो, अपने बना के खा लेना, ये कर लेना, बहुत बड़ा चीज नहीं होता। लेकिन जब घर में आंतरिक कलह रहेगा ना, तो दिमाग से निकाल देना कि बहुत आगे जाओगे। बाहर सड़क पर चाहे जितने पत्थर रखे हो, जितने कंकड़ पत्थर हो, आपके कदम नहीं रोक सकते। लेकिन एक छोटा सा कंकड़ आपके जूता के अंदर आ जाएगा ना, नहीं चल पाएंगे। समझ आ रहा है? तो ये बहुत जरूरी चीज है, और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है घर को अच्छे से चलाने के लिए महिलाओं की। और इन पुरुषों का दिमाग देखो, इनका कहना है कि घर द्वार ठीक रहना चाहिए, भले महिला पढ़ी लिखी ना हो। ये कभी संभव है? अब कोई पढ़ा लिखा नहीं रहेगा, उसको दूरदर्शिता से क्या मतलब है? उसको मतलब है कि हमारा इस साल 4 गो नया कपड़ा आना चाहिए, 2-3 जगह जाएंगे ब्याह शादी में तो अलग अलग पहन के जाएंगे, त्योहार में बढ़िया खाना रहना चाहिए। दूरदर्शिता मतलब जो नहीं शिक्षा लिया उसके लिए यही सब अचीवमेंट होता है। तो आप लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं, अरे कपड़ा खाना पीना सेकेंडरी चीज है, समझा है कि नहीं? तो जब आपको एक अच्छा मतलब घर चाहिए था, तो उसके लिए अच्छे पढ़ा लिखा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो ये सब पता नहीं कहाँ था। पैट्रियोटिक सोसाइटी जो पुरुष प्रधान समाज था,
अरे घर में जिसको रहना है वो पढ़ा लिखा होना चाहिए यहाँ पर। अब आप खुद से सोच के देखिए, लड़की आप लोग पढ़ी लिखी हो, कम से कम इतना तो समझ में आएगा कि कैसे घर चलाना चाहिए। नहीं, यहाँ पे अपने ही साथ में देखिएगा जो उन्होंने पढ़ाई नहीं किया, उनके कंपैरिजन में आप लोग बेहतर ढंग से रन कीजिएगा घर को। तो इस मामले में अकबर ठीक था, क्योंकि देखिए एक ब्याह कर लेना अलग चीज होता है और उसके बाद उसका सपोर्ट करना वो अलग चीज हो जाता है। नहीं तो पता चला ब्याह कर लिए, आप युद्ध में से आ रहे हैं और घर में घुसते कर रहे आगे लो घूम के, अरे 4 को भाला खैला से बचल हो, और वह कोई कहेगा आगे लो घूम के, हमारे लिए तो टाइम ही नहीं है। तो बेचारा मने मन सोचेगा चुप हो, और चुप हो। आदमी की टेंडेंसी होती है, चुप नहीं होता है, समझा गया। जैसे आग जला देते हैं ना, तो अपना जलने भर का जलिए के बूतेगा, उसी तरह दिमाग में भी आग लगल रहता है। आधा घंटा बोलिए कि वो चुप होगा, और बोले हाँ अपन बैठ के घोड़ा पे घूमेंगे, यहाँ पे हल्दी घाटी जाएंगे, ये करेंगे, हम करेंगे, मार देगा एक भाला शांत। चलिए अब आगे का क्लास कल करेंगे लोग।